नमस्कार दोस्तों। अप्रैल मंथ का कल्चर और हिस्ट्री हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वेरियस टॉपिक जो है ऑलरेडी कवर कर लिया है। कल्चर और हिस्ट्री में पहला है हमारा सम्राट संप्रति से संबंधित। सम्राट संप्रति जो है कंटेक्स्ट ये है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक म्यूजियम जो है उसका उद्घाटन किया है सम्राट संप्रति के लिए। कहाँ पे? कोबा गांधीनगर जो है महावीर जयंती 31 मार्च 2026 के उपलक्ष्य में। सम्राट संप्रति को अगर समझा जाए तो ये 5th सेंचुरी जो है हमारा BC जो था, बिफोर क्रिश्चियन इरा, उस समय के जो है ये मौर्यन एम्पायर थे। मौर्यन एम्पायर मतलब अशोका जो का एम्पायर जो था उससे संबंधित है ये ग्रैंडसन थे अशोका के और सन थे कुनाला के। अशोका का डेथ हुआ था 232 बिफोर क्रिश्चियन इरा से। उसके बाद का जो टाइम होता है जो है अशोका एम्पायर जो है डिवाइड हो जाता है दशरथ और संप्रति के कार्यकाल के बीच में। और इसके अंतर्गत जो है ये जो सम्राट संप्रति है वो श्वेतांबर जैन ट्रेडिशन को फॉलो करने लगते हैं, जिनको हम बोलते हैं जैन अशोका। मतलब इतिहास में अगर ये पूछा जाए कि जैन अशोका किसको बोलते हैं तो सम्राट संप्रति को बोलते हैं। और ये जो है अशोका के जो है डेथ होने के बाद जो है जो मौर्यन एम्पायर था वो 2 भागों में बढ़ जाता है। उस एक हुआ दशरथ और दूसरा जो है संप्रति। तो संप्रति के जो है अनुयायी एक तरीके से जो है मतलब जो है इनिशिएट करने वाले सम्राट संप्रति थे। इनको जो है इंद्रपलित संगट और विगट अशोक भी बोलते हैं। विगट अशोक, संगट और इंद्रपालित भी बोलते हैं। और इनके लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है संप्रति कथा और परिचित पर्व और पर्व चित्र में जो है इनको जो है एक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये जो है संप्रति उन्होंने जो है अहिंसा जो कि जैन धर्म का जो है जो 5 नोबल जो ट्रुथ है उसके अंतर्गत जो है नॉन वायलेंस, ट्रुथ, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह जो है ये सब चीज़ों को जो है उन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया। उन्होंने जो है रूल किया उज्जैन और पाटलिपुत्रा। उज्जैन जो है अभी मध्य प्रदेश में है, पाटलिपुत्रा जो कि पटना जो है उसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्रा हुआ करता था, तो वहाँ से उन्होंने रूल किया, जो कि एक रॉयल पेट्रोनोज जो है जैन इंस्टीट्यूशन का जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा से संबंधित। ये अगर पूरे अपने इंडिया के इतिहास को देखा जाए तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है ये पेंटर रहे हैं। तो इनकी एक पेंटिंग थी यशोदा और कृष्णा से संबंधित, जो कि अभी जो है सेफरनाट ऑक्शन के दौरान जो है 167.2 करोड़ रुपए में बिकी है। वन ऑफ द हाईएस्ट जो है ये किसी इंडियन जो आर्ट का जो कोई मतलब पेंट वगैरह जो है वो सेल आउट होने वाला जो है ऑक्शन के थ्रू ये है। और इसने हिस्ट्री तैयार किया है। लेकिन ये जो पेंट था यशोदा और कृष्णा का ये 1890 में इनके द्वारा जो है तैयार किया गया था, जब ये अपने कैरियर के पीक पे थे। राजा रवि वर्मा को अगर समझा जाए तो इन 1848 से 1906 के बीच में था ये। 29 अप्रैल 1848 को इनका जन्म हुआ था किलामनुर केरला में। और ये कोइल थम्पुरन जो है फैमिली से बिलोंग करते थे। और ये जो है त्रमकोर की जो रॉयल फैमिली थी उनके रॉयल पेट्रोनज के अंतर्गत ये कार्य करते थे। इनको जो है इंडिया के पेंटिंग में जो है पायनियर माना जाता है। मॉडर्न इंडियन आर्ट जो कि यूरोपियन एकेडमिक का जो रियलिज्म है और इंडिया का जो है नेचुरलिज्म है। जैसे इंडिया की जो पेंटिंग हुआ करती थी वो नेचुरल चीज़ों को जो है मतलब डिपिक्ट करता था, और यूरोपियन का जो है वो रियलिज्म था। तो ये दोनों का ब्लेंड जो है, दोनों को मिक्स करके जो है जो एक नया जो पेंटिंग आर्ट जो आया इंडिया में, मॉडर्न इंडियन आर्ट, इसके जो है एक तरीके से पायनियर थे, उसके स्टार्टर थे ये। और ये जो है फर्स्ट इंडियन आर्टिसन थे जो कि यूज किए ऑयल पेंट्स वगैरह और लिथोग्राफिकल को ये एक तरीके से रिप्रोड्यूस किए। इनके पेंटिंग में जो है हिंदी मैथोलॉजिकल चीज़ों को जो है डिपिक्ट किया जाता था। उसकी थीम्स वगैरह ज़्यादातर हिंदू धर्म पे आधारित होती थी। और जो है इंडियन और ब्रिटिश फिगर को भी इनके जो है पोर्ट्रेट में शामिल किया जाता था। और इन्होंने जो है वन ऑफ द फर्स्ट जो है ये पोर्ट्रेट्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस इन द रियलिस्टिक ह्यूमन फॉर्म, मतलब जो गॉड और गॉडेस हैं उनको ह्यूमन के रूप में जो है दिखाने वाला जो है अगर कोई पेंटिंग जो है शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी, थ्रू द एनाटॉमिकल एक्यूरेसी और इमोशनल एक्सप्रेशन। मतलब एक तरीके से ह्यूमन टच जो होता था भगवान को, देवी देवताओं को जो है वो ह्यूमन टच के रूप में जो है एक इमोशनल भी फिगर भी जो है इन्होंने दिया। 1894 में उन्होंने एक जो है रवि वर्मा फाइन आर्ट्स लिथोग्राफिकल प्रेस जो है वो घाटकोपर जो अभी जो है मालावी नियर लोनावाला के पास जो है इस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा। फिर जो है द प्रेस प्रोड्यूस्ड ओलियोग्राफ जो कि कलर लिथोग्राफ है, ये प्रेस जो इन्होंने स्थापित किया था वो जो कलर लिथोग्राफ जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत जो डाइटिस खास करके लक्ष्मी सरस्वती जो है उनको जो है इनेबल किया गया था। और उनके बारे में जो है मास डिसेमिनेशन जो है ऑफ द आर्ट जो है फैलाया गया था इंस्टीट्यूशन के द्वारा। मतलब जो है लोगों तक जो है मॉडर्न आर्ट जो है वो रवि वर्मा फाइन आर्ट्स लिथोग्राफी के थ्रू जो है स्प्रेड किया गया था। इनके द्वारा जो मुख्य कार्य जो किए गए थे इसमें जो है हमसा दमयंती, शकुंतला, जटायु वधन और जो लेडी इन द मूनलाइट,
शकुंतला राइटिंग अ लव लेटर टू दुष्यंत एंड श्री राम वैंक्यूसिंग द सीता। मतलब जो है एक तरीके से धार्मिक की चीज़ें जो है और नाट्य, जैसे कि ये शकुंतला राइटिंग टू द लव लेटर टू दुष्यंत, ये एक तरीके से जो है कालिदास की जो मतलब जो है एक नाटक था उस पर आधारित था। फिर राम जी का जो है मतलब जो है किस तरीके से सी को पार करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी दी गई हैं। तो धार्मिक से बहुत एंशियंट चीज़ें जो धार्मिक किताबें हैं उनसे भी प्रेरित होकर के इनकी पेंटिंग हुआ करती थी। इनको अवार्ड दिया गया केसरे हिंद मेडल 1904 में, और 1873 में इनकी पेंटिंग थी नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर। उन्होंने गवर्नर मेडल्स जो है गवर्नर गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया, और एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट जो है वियना के एग्जीबिशन में इनको मिला था। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटा केव से रिलेटेड। टेक्स्ट इसका ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक एक्सकेवेशन में एलिफेंटा आइलैंड में 1500 साल पुराना जो है टी शेप्ड का स्टेप्ड रिजर्वायर जो है डिस्कवर किया गया है। स्टेप्ड रिजर्वायर मतलब एक तरीके से टी शेप में है और ये सीढ़ी नुमा है। इसको अगर देखा जाए तो 14.7 मीटर इसका लेंथ है और 6.7 से लेकर के 10.8 मीटर तक इसका विड्थ है। ऐसे जो है 20 वेल अलाइन जो है स्टोन से जो है कार्व करके जो है ये 5 मीटर डेप्थ तक जो है ये स्टेप वेल जो है डिस्कवर किया गया है। एलिफेंटा केव के बारे में देखा जाए तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में जो है इसको 1987 में इंक्लूड किया गया था। एलिफेंटा आइलैंड के पास जो है ये स्थित है, जो कि लोकली जो है वहाँ पर घारपुरी बोला जाता है मुंबई हार्बर में। घारपुरी का जो है लोकली अगर जो हम बोलते हैं उसका मतलब ये होता है सिटीज़ ऑफ केव। एलिफेंटा इसका नाम जो है पुर्तगालीज के द्वारा जो है 16th सेंचुरी में जो है नोमेनक्लेचर के रूप में दिया गया था, जिसका मतलब जो है स्टोन एलिफेंटा जो है यहाँ पे हमको डिस्कवर हुआ था। उसके बाद केव जो है अगर इसका डेटिंग निकाला जाए तो 5th से 7th सेंचुरी क्रिश्चियन इरा के बीच में जो है इसको कार्व किया गया था, और इसमें जो है बुद्धिस्ट स्तूपा वगैरह जो है 2nd सेंचुरी BC से जो है हमको जो है अवेलेबल है, जो हम उसका डेटिंग निकालते हैं। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ मतलब ये केव्स के इस्टेब्लिशमेंट से पहले ही जो है लोग ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे। इसको जो है पेट्रोनोज कहाँ से मिला और कैसे लोग जो है इसको जो है प्रमोट किए, तो इसको प्रमोट किया गया कलचुरी ऑफ महिष्मती जो शासन हुआ करता था, उसके कलचुरी जो राजा हुआ करते थे, किंगडम हुआ करता था, उसने जो इसको प्रमोट किया। फिर उसके बाद जो है कोंकण जो मौर्य के थे और जो है चालुक्य और राष्ट्रकूट जो है ये लोग भी जो है इसको प्रमोट किए। तो जो कोंकण के मौर्य, फिर चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, इसमें जो है आगे आते आते जो है और भी इसके जो है अगर कल्चरल सिग्निफिकेंस जो है इनका हमको कंट्रीब्यूशन इसमें दिखता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत जो है 7 केव्स हैं। 7 केव्स में 5 केव्स जो है जो पश्चिम दिशा में है वो हिंदू से एसोसिएटेड हैं, और जो 2 बुद्धिस्ट से एसोसिएटेड होने वाले जो केव्स हैं वो ईस्टर्न हिल में स्थित हैं। इनको जो है जैसे जो हमारा जो डेक्कन प्लेटू है, अगर हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो वो बसाल्ट से बना हुआ है, जो लावा के स्प्रेड हो जाने की वजह से, जो सॉलिडिफाई हो जाने की वजह से जो है वो बसाल्ट से बना हुआ है। तो इसी बसाल्ट को जो है ना कार्व करके जो है ये केव को डेवलप किया गया है। केव 1 जो है हम उसको ग्रेट केव बोलते हैं, इसको जो है सबसे बड़ा केव अगर यही है तो 39 मीटर ये डीप है, और 27 मीटर जो है स्क्वायर शेप में मंडपम जो है इसके अंतर्गत जो है, जो कि सपोर्ट करता है जो है 6 कॉलम्स के रो के थ्रू। आर्किटेक्चरल इसको देखा जाए तो इसका जो लेआउट जो है मंडल बेस्ड प्लानिंग के आधार पे जो है इसको मतलब इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि एक सिम्बलाइज करता है ये कॉस्मिक ऑर्डर और स्पिरिचुअल बैलेंस को। इसके अंतर्गत जो है मंडप है, गर्भगृह है, द्वापर पाल है और रॉक कट जो है कॉरिडोर स्थित है। मतलब एक कम्प्लीटली जो है एक मंदिर का भी आर्किटेक्चर वगैरह जो होता है वो यहाँ पे हमको इस केव में दिखता है। स्कल्पचर की बात की जाए तो सबसे मेन स्कल्पचर जो है इसमें ये वाला जो फिगर में दिख रहा है हमको त्रिमूर्ति सदाशिव का है, जो कि 7 मीटर हाइट है। इसके अलावा नटराज, योगीश्वर और अर्धनारीश्वर, रावण गुरु मूर्ति, ये सब चीज़ें जो है बेसिक जो है स्कल्पचर यहाँ पर दिखता है। जो त्रिमूर्ति सदाशिव है उसके अंतर्गत जो है ये 3 मूर्तियाँ जो हैं, 3 फेस जो दिख रहे हैं शिव के, उसको अघोरा, तत्पुरुष और वामदेव बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन। जो 3 मतलब जो है सृष्टि से मतलब जो है क्रिएशन से लेकर के उसके संपादन से लेकर के फिर उसके डिस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड है। तो ये 3 जो फिगर है, 3 जो है फेस है वो इंडिकेट करता है इस चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विनायक दामोदर सावरकर से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस जो है इन्वॉल्व हुआ है। एक व्यक्ति जो है रिमार्क देता है विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, इसलिए ये अटेंशन में आ जाते हैं ये हिस्टोरिकल फिगर। इनका जो है एक टाइटल है स्वतंत्रता वीर। ये जो है पुणे हाई कोर्ट के सामने जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ और कैसे जो है डिफेमेशन केस जो चालू हुआ उससे रिलेटेड है। हम इनको जो है हिस्टोरिकल फिगर के रूप में जो है डिस्कशन करेंगे, कल्चर के रूप में, हिस्ट्री के रूप में। तो विनायक दामोदर सावरकर जो है इनको हम वीर सावरकर भी बोलते हैं कॉमनली। इनका जो है की पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, राइटर थे, हिस्टोरियन भी थे, और रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट की इन्होंने, और इंडिया के नेशनल मूवमेंट में भी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। एजुकेशन इनका देखा जाए तो ये फर्गूसन कॉलेज पुणे से जो है अपना जो है बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो है लंदन चले गए लॉ की स्टडी के लिए।
रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इनके बारे में देखा जाए तो उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी का जो है फाउंडेशन किया। ये एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करती थी जो कि आर्म रिवॉल्यूशन को एक तरीके से जो है कमिट करती थी अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। लंदन में इन्होंने जो है इंडियन हाउस की स्थापना की थी और फ्री इंडियन सोसाइटी, जहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करते थे और ट्रेंड करते जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको राष्ट्रवाद के प्रति और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के प्रति वो टेक्टिक्स वगैरह जो है सिखाते थे यहाँ पे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखा जाए तो सावरकर जो है वो सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुत्व, मतलब इनका जो बेसिक आइडियोलॉजी था पॉलिटिकली वो हिंदुत्व के आसपास का मतलब घूम रहा था। वो चाहते थे कि मतलब हमारी जो फ्रीडम फाइटिंग वगैरह जो हो वो हिंदुत्व के थ्रू हो, और उन्होंने जो है हिंदू महासभा की स्थापना की पार्टिसिपेशन किया था और उसके प्रेसिडेंट जो है 1937 से लेकर के 1943 तक थे। साथ साथ जो है वो हिंदू राष्ट्र जिसको हम डिमांड कर रहे हैं, इस कंसेप्ट को जो है इन्होंने ही एडवोकेट किया था, उसी को प्रोनाउंस किया था। सोशल रिफॉर्म की बात अगर की जाए तो जो है इनका फोकस था सोशल इम्प्रूवमेंट में। उन्होंने जो है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में भी कैंपेन किया, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव जो हो रहे थे उसके अगेंस्ट में कैंपेन किया, और साथ साथ जो है इन्होंने ये बोला कि इक्वलिटी होनी चाहिए अक्रॉस द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो भी व्यक्ति है उनको इक्वलिटी की जो है समानता का जो है अधिकार मिलना चाहिए। और साथ साथ जो है उन्होंने डिफरेंट कास्ट जो ग्रुप वगैरह हुआ करते थे उनको एक साथ बैठकर खाने, एक साथ रहने के लिए जो है इंकरेज किया कि ये सब चीज़ें जो अगर होंगी तो जाति का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। साथ साथ जो है उन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया टेम्पल एंट्री, जो लोअर कास्ट वगैरह के लोग हुआ करते थे उनको जो है अपने हिंदुत्व में, हिंदू समाज में रिफॉर्म के लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट और रिफॉर्म और यूनिफाई ऑफ सोसाइटी के लिए भी जो है इन्होंने एक तरीके से एडवोकेसी किया। लिटरेसी वर्क जो इसके लिए इनको जाना जाता है कि जो 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, ये ऐसे फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने इसे बोला कि ये 1857 की क्रांति जो है इंडिया की फर्स्ट जो है वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। इन्होंने बुक लिखा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इसको जो है फर्स्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम इन्होंने डिक्लेयर किया। साथ साथ जो है इन्होंने एक बुक लिखा हिंदुत्व हु इज हिंदू, ये एक बुक इनके द्वारा लिखा गया है जिसमें इन्होंने ये जो है नेशनल आइडेंटिटी जो है हमारे किस तरीके से होनी चाहिए एज ए हिंदू, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है हमारा महात्मा ज्योतिराव फुले से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली जो है अभी ट्रिब्यूट दिया है इनको, इनका जो बर्थ एनिवर्सरी था उस दिन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना महात्मा ज्योतिराव फुले से रिलेटेड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी जो है ट्रिब्यूट दिया है इनको इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि इनकी लेगेसी को जो है एक तरीके से जो रिकॉग्नाइज करता है, ऑनर करता है, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है सोशल रिफॉर्मर के रूप में। ज्योतिराव फुले को अगर समझा जाए तो इनका जन्म जो हुआ है 11 अप्रैल 1827 को जो है खड़गांव विलेज में हुआ था, जो कि अभी प्रेजेंट सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। इनका जो ओरिजिनल टाइटल था वो माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि इनका घरेलू नाम जो था घोरे था। इनको ऑनर किया गया महात्मा, जिसे ज्योतिराव फुले को जो है महात्मा की जो संज्ञान दिया गया है वो 11 मई 1888 को जो सोशल एक्टिविस्ट थे विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर के द्वारा, तो विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर के द्वारा महात्मा जो है इनको ऑनर किया गया। महात्मा एज ए वर्ड, एज ए प्रोनाउंसिएशन, एक उपाधि जो है दी गई। आइडियोलॉजी और इन्फ्लुएंस इनका देखा जाए तो ये इनका जो बिलीफ था वो डीपली रूटेड था लिबर्टी से लेकर के, आज़ादी से लेकर के, इगलिटेरियन सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी को एक समान अधिकार मिले, एक समान जो है कार्य करने की छूट मिले और भेदभाव ना हो, और सोशलिज्म इनका जो है बेसिक रूटेड जो बिलीफ था इनका। और ये जो है एक थॉमस पेन जो कि एक फिलोसोफर थे, इनकी एक बुक थी द राइट्स ऑफ मैन, इससे सबसे ज़्यादा जो है डीपली इन्फ्लुएंस थे। सोशल कंट्रीब्यूशन इनका देखा जाए तो एजुकेशन और मैरिज इनका हुआ सावित्रीबाई फुले से 13 जब एज के थे तब इनका जो है शादी हुआ। इन्होंने मिल करके जो है फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जो है भिजेरवा में जो है पुणे, जो कि 1848 में जो है स्टार्ट किया। फिर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया 1863 में, जो कि बोला जाए कि इंडिया का फर्स्ट होम बेस्ड जो था प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेंटिसाइड्स, मतलब जो है ये जो प्रेगनेंसी के समय जो है इन्फेंटिसाइड्स वगैरह कर लिया करते थे, जहाँ छोटे बच्चों को जो है मार दिया जाता था जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के, तो उसके अगेंस्ट में जो है इन्होंने ये जो है बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है इस्टेब्लिश किया था। साथ साथ जो है इन्होंने प्रेग्नेंट ब्राह्मण वुमेंस को जो है रिफ्यूजी देने के लिए भी व्यवस्था उन्होंने की थी, और साथ साथ जो है सेक्सुअल वायलेंस से जो सर्वाइवर वगैरह होते थे उनको भी जो है एक तरीके से शेल्टर होम जो है इन्होंने दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना उन्होंने 1873 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको हम ये बोलते हैं सीकर्स ऑफ द ट्रूथ। सत्य शोधक समाज मतलब सीकर्स ऑफ द ट्रूथ। ये जो है सोसाइटी के लिए वर्क करता है, जो कि एलिमिनेट करता है सोशल इकोनॉमिकल एडवांटेज जो है, जो ओप्रेस्ड कम्युनिटी, जो दलित कम्युनिटी है, उनको अगर सोशली इकोनॉमिकली जो है कुछ डिसएडवांटेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए इस संस्था की स्थापना 1873 में इनके द्वारा की गई थी। दलित एज ए वर्ड जो है सबसे पहले जो है यूज़ किया गया है वो इन्हीं ज्योतिराव
ज्योतिराव फुले के द्वारा ही मतलब यूज किया गया था, जो कि जो है वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट में जो है ऐसे कास्ट जो थे, जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे आते थे और ऑप्रेस्ड होते थे, समाज से बाहर निकाल दिए जाते थे, उनको इन्होंने दलित के रूप में जो है प्रोनाउंस किया। लिटरेरी वर्क अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है गुलामगिरी एक बुक लिखा, फिर श्वेतकाचार्य अशुद्ध जो है, जो कि कल्टिवर्स विपकोड है, और तृतीय रत्न जो है इनके द्वारा जो है मेन कृति लिटरेचर वर्क है जो कि हम जानते हैं। नेक्स्ट है जोरोस्ट्रियन से रिलेटेड, जो कि एक धर्म है, और ये बोला जाए कि वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे एंशियंट सबसे पुराना जो धर्म है वो है जोरोस्ट्रियन। कंटेक्स्ट क्या है कि अभी जो है एंशियंट पर्सिया में जो है जो वोल्फ एक जो है एक एनिमल है, इसको जो है सबसे सिन माना जाता है, सबसे एविल माना जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि इनको सिन जो है ये जोरोस्ट्रियन इथोस के अंतर्गत जो है डीपली रूटेड भी है। ये जो है परसेप्शन ये बताता है हिस्टोरिकली जो है कैसे जो है इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ का जो है रिलेशनशिप, और उसके आधार पर जो है क्षेत्र के हिसाब से जो है हम इस चीज़ को जज कर सकते हैं। जोरोस्ट्रियन को अगर देखा जाए तो इसको जो है फाउंड किया गया था जारहा सूत्र के द्वारा, जो कि एंशिएंट पर्सियन में स्थित किया गया था। एंशिएंट पर्सियन अभी मॉडर्न डे में जो है ईरान है, 1500 से 1000 BCE के समय जो है इसकी स्थापना की। जोरोस्ट्रियन धर्म जो है वो मोनेस्टिज्म को जो है प्रमोट करता है, और विश्व का सबसे पुराना जो है मोनोथिस्ट जो है फेथ अगर माना जाए तो ये जोरोस्ट्रियन है। ये वर्शिप करता अहुर माजदा, जो कि वाइस लॉर्ड के रूप में जाना जाता है, द सुप्रीम सोर्स ऑफ द ट्रूथ एंड द विजडम। ये मतलब अहुर माजदा जो है वो एक सिंगल गॉड है, मोनिस्ट गॉड है, जो कि जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी के द्वारा जो है वर्शिप किया जाता है। हिस्टोरिकल अगर शिफ्ट देखा जाए तो इस्लामिक कंक्विस्ट हुआ 7th सेंचुरी में, जो है इस्लाम धर्म का ओरिजिन हुआ, और धीरे धीरे जो है ये अपने जो है ईस्ट और वेस्ट में स्प्रेड होता गया। इसी के आधार पे जो है ईरान में जो है जोरोस्ट्रियन जो रिलीजियस था वो डिक्लाइन होता गया ईरान का स्प्रेड की वजह से। 8th से 10th सेंचुरी के बीच में जो है जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो है इस्लामिक जो मतलब कंक्वेस्ट हो रहा था, उसकी वजह से जो है बहुत सारे जो है जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी के लोग इंडिया में माइग्रेट होते गए, और इनको इंडिया में फारसी बोला जाता है। इंडिया में अगर प्रेजेंट फारसीज का प्रेजेंस देखा जाए तो 57,264 मेंबर जो हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली जो अवेलेबल हैं इंडिया में। लेकिन इतना स्मॉल पॉपुलेशन होने के बाद भी जो है ये हाईली इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। जितने भी लार्ज जो बिजनेस वगैरह एम्पायर वगैरह जो है इनके द्वारा होल्ड किया जाता है। सबसे बड़ा एम्पायर अगर देखा जाए तो टाटा जो सन्स है, टाटा जो इंडस्ट्री है वो इन्हीं के द्वारा जो है होल्डअप है। टाटा जो है वो एक तरीके से फारसी कम्युनिटी है। इसके अलावा भी जो है जो मिस्त्री है, गोदरेज है, ये सब जो बड़े बड़े जो ब्रांडेड हैं इंडिया में वो फारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सेक्रेड लिटरेचर अगर इनका देखा जाए तो पहला है अवेस्ता। ये जो है प्राइमरीली कलेक्शन है जो सेक्रेड टेक्स्ट वगैरह जो है जिसके अंतर्गत जो है रिचुअल इंस्ट्रक्शंस, फिर प्रार्थना करने के लिए जो हिम्स वगैरह होते हैं, एथिकल टीचिंग वगैरह जो है ये इसमें कंपाइल किए गए हैं। अवेस्ता का जो है पुराना सबसे जो है वर्जन जो पार्ट है, ओल्डेस्ट पार्ट, उसको हम गाथास बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है हिम्स हैं जो कि जो है जोरोस्ट्रियन कम्युनिटी के द्वारा जो है जोरोस्ट्रियन के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया था भगवान को समर्पित करने के लिए। कोर फिलोसफी अगर इसका देखा जाए तो कॉस्मिक डुअलिज्म की बात ये करता है। इसके अंतर्गत जो है यूनिवर्स जो है वो स्ट्रगल करता है गुड और बैड के बीच में, गुड और एविल के बीच में। गुड को यहाँ पे अहुरा माजदा बोलते हैं और बैड को यहाँ पे क्या बोलते हैं, एविल को अंगारा मैन्यू बोलते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है स्ट्रगल होता है, यही जो है कॉस्मिक डुअलिज्म की बात करता है। और इसमें जो है गुड्स जो है वो हमेशा जो है ट्रम्प मिलता है, जीत मिलता है। जो लाइफ को गाइड करने वाले 3 पिलर्स जिसको हम एथिकल ट्राइड भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत जो है हुमनता है जिसमें गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स और गुड डीड्स, मतलब अच्छी सोच रखना, अच्छे वाक्य बोलना और अच्छे कर्म करना, ये 3 चीज़ें जो है शामिल हैं। इसके जो है 3 पिलर्स हैं, हुमनता, हुखानता और हवर्स्था जो है। ये इसको अगर जोरोस्ट्रियन जो है लैंग्वेज में समझा जाए तो ये इसको बोला जाता है। आस्था की बात की जाए तो ये जो है प्रिंसिपल ये बोलता है कि राइटनेस और कॉस्मिक ऑर्डर जो है वो आस्था की बात करता है। फ्री विल जो है ह्यूमन क्या है, ये बोलता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है राइट और रॉन्ग के बीच में जो है कुछ चूज करने के लिए। ह्यूमन जो है एक्टिवली असिस्टेंट करता है विक्ट्री ऑफ गुड्स थ्रू द मोरल एक्शन। तो मोरल एक्शन आपका अगर सही है, मोरल अगर आप राइट है तो आप जो है गुड चीज़ को विक्टर कर लेंगे। फिर जजमेंट और आफ्टर लाइफ की बात की जाए तो जो सूल है, जो आत्मा है, वो जो है जज किया जाएगा उसको बेस्ड ऑन देयर अर्थली डीड्स, जो मतलब जो है जीवन रहते हुए जो अगर उसने जो कृत्य किया है उसके आधार पे जो है आत्मा को जो है जज किया जाएगा। फेथ जो है वो हमको ये बताता है कि सेवियर जो सोचते और जो है फाइनल ट्रिम्फ ऑफ द गॉड। जो फेथ ये जो है एक तरीके से जो है वो हमको एक तरीके से रास्ता प्रदान करता है, दिशा देता है कि कैसे हम जो है गॉड को, भगवान को जो है अच्छे कार्य के थ्रू जो है हम जीत पाएँ। रिलीजियन सिंबल अगर देखा जाए तो सबसे सेक्रेड सिंबल इसमें होता है फायर, अग्नि। अग्नि को जब सबसे प्योर माना गया है इसमें, ये प्योरिटी और डिवाइन को जो है डिवाइन लाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है कंटिन्यूस जो जोरोस्ट्रियन टेम्पल होते हैं वहाँ पर फायर टेम्पल के रूप में जो है ये कंटिन्यूसली बर्न करता है। फिर फरा बहार जो है एक तरीके से विंग्ड फिगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है सूल को, आत्मा को।
मोरल प्रोग्रेस और पावर ऑफ चॉइस को रिप्रेजेंट करता है ये। सीक्रेट एलिमेंट की बात की जाए तो सबसे सीक्रेट एलिमेंट तो हमारा यहाँ पे लाइट हो गया, ये फायर के रूप में। फिर जो है वाटर, अर्थ और एयर जो है ये भी कंसीडर किया जाता है कि ये सीक्रेट है। पॉल्यूशन ऑफ नेचर इज स्ट्रिक्टली अवॉइडेड, जो नेचर का जो पॉल्यूशन है एक तरीके से जो है इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। फिर इनिशिएशन क्या है, शुरुआत कहाँ होती है, जैसे न्यू ईयर वगैरह की, तो नवजोत एक जो है ये रिचुअल जो है वेयर एक चाइल्ड इज़ इंडक्टेड इनटू द फेथ, मतलब इस धर्म में अगर शुरुआत किसी करनी है नए सिरे से तो नवजोत जो है नवजोत जो सेरेमनी है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और फेस्टिवल है इसमें, इस फेस्टिवल जो होता है नवरूज, न्यू ईयर से एसोसिएटेड है, जो कि जो पारसी कम्युनिटी है उनका मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलिब्रेशन है, जो कि रिन्यूअल और अराइवल ऑफ स्प्रिंग को जो है इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है हमारा अंबेडकर जयंती से रिलेटेड। 14 अप्रैल 2026 को जो है 135वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया अम्बेडकर जी का। इसको हम बोलते हैं अम्बेडकर जयंती के रूप में जो है पूरे देश में सेलिब्रेशन। अगर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाना जाए तो 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका मऊ मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे जन्म हुआ। ये 14th चाइल्ड थे इनके पिताजी रामजी मालोजी सकपल और भीमबाई सकपल के। एजुकेशन इनका देखा जाए तो जो कास्ट बैरियर था उससे ऊपर हट करके उसको, उस बैरियर को जो है दूर करके, जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था उससे आगे बढ़ के इन्होंने जो है प्रेस्टिजियस डिग्री जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। लंदन ऑफ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया। टाइटल इनको जो है पॉपुलरली बोला जाए तो बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है, और पोस्टथॉमसली मतलब मृत्युपरांत जो है इनको भारत रत्न 1990 में जो है दिया गया था। और साथ साथ जो है बोधिसत्व जो है 1954 में जो है इनको टाइटल के रूप में जो है सकारा गया। देश के संविधान के निर्माण में और मतलब दलित पॉलिटिक्स में जो है इनका मुख्य योगदान है। अगर इसको देखा जाए मेजर कंट्रीब्यूशन, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। इन्होंने जो है ये फ्रेम किए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, और जिसके चलते जो है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये इंक्लूड हुए। आर्टिकल 17 जो बोलता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसके जो है की आर्किटेक्चर ये थे। आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो किस तरीके से जो है उसके रेमेडी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए हुए हैं उसको इन्होंने जो है मतलब इंसर्ट किया। इसको ये बोलते हैं कि हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात की जाए तो कास्ट एंड जेंडर जस्टिस के रूप में जो है इन्होंने मूवमेंट जो है चलाया था महाद सत्याग्रह के नाम से। जो महासत्याग्रह 1927 में स्टार्ट हुआ था। फिर कालाराम सत्याग्रह 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया, और इन्होंने जो है बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है इसकी स्थापना की गई, जिसको जो है वेलफेयर ऑफ ऑस्ट्राइज्ड जो है उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया। एफर्मेटिव एक्शन, अगर जो है सकारात्मक एक्शन की बात की जाए समाज के प्रति, तो उन्होंने लिया जो है रिजर्वेशन जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जो थे इनके ये चैंपियन थे। फिर बाद में जो है लेबर रिफॉर्म की बात की जाए, लेबर राइट्स की बात की जाए, तो जो है लेबर मेंबर जो है एज ए लेबर मेंबर ये थे वाइसराय काउंसिल के। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 8 घंटे जो है वर्किंग डे होना चाहिए, एक दिन में जो है 8 आवर्स वर्किंग डे होना चाहिए, मिनिमम वेजेस होना चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए। एज ए मेंबर जो है इन्होंने ये डिमांड किया था। फिर पॉलिटिकल एंटिटीज़ के रूप में जो है इन्होंने जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में जो है इस्टेब्लिश किया है। फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 में, और अनाउंसमेंट ऑफ द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 1956 में इन्होंने जो है अनाउंस किया। इनके द्वारा जो है हिंदू कोड बिल भी जो लाया गया था एज ए फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, इन्होंने ड्राफ्ट किया 1950 में। इसमें हिंदू के जो पर्सनल लॉ वगैरह था उसको मॉडर्नाइज किया, साथ साथ जो है वुमेंस को जो है इक्वल राइट्स जो है सिविल से रिलेटेड और इनहेरिटेंस और मैरिज से रिलेटेड जो है उसमें देने की बात की। चूँकि ये कोड जो है हिंदी कोड बिल जो है वो ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया, इसका जो है बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, जिसके चलते इन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया। बाद में इट एसेंस है लेटर इनेक्टेड थ्रू द 4 सेपरेट एक्ट। बाद में जो यही हिंदू कोड जो इन्होंने एक सिंगल एक्ट के रूप में जो है इनेक्ट करने की कोशिश की, ड्राफ्ट किया, उसको जो है 4 सेपरेट एक्ट के तहत जो है पेश किया गया, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के रूप में आया था। लिटरेरी वर्क अगर देखा जाए और इकोनॉमिक थॉट इनका देखा जाए तो बुक इनकी थी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़ जो कि इन्फ्लुएंस करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, वेयर द सुद्रास ये भी इनकी बुक थी, और बुद्धास एंड हिज धम्म, ये 4 बुक इन्होंने जो है की बुक्स और जनरल पेपर वगैरह बहुत लिखा गया, लेकिन इनकी जो है की बुक्स ये थी। जनरल इनका था मूक नायक 1920 में आया था, और बहिष्कृत भारत 1927 में आया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव। फिर जो उन्होंने जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ था 1956 में। इन्होंने जो है एक इनका फेमस स्लोगन था कि मैं हिंदू में जन्म तो लिया हूँ लेकिन मैं हिंदू में मरूंगा नहीं। तो 1956 में उसी चीज़ को जो है ये फॉलोअप करते हुए बुद्धिस्ट धर्म से जो है इम्प्रेस्ड हो गया, उसको जो है अपना लिया विथ मिलियंस ऑफ द फॉलोअर, जिसमें जो है डिग्निटी और इक्वलिटी की बात जो है की गई, और ये जो है कास्ट सिस्टम से बढ़ करके मतलब बाहर जा करके जो है ये सिस्टम बुद्धिस्ट में जो है इन्होंने अडॉप्ट किया।
इसके साथ जो है ये इसके मतलब उनके कन्वर्जन को ही एक तरीके से बोला जाए तो उसके बाद इनिशिएट हुआ दलित का बुद्धिस्ट की तरफ जो है झुकाव और मूवमेंट। नेक्स्ट है चंद्रशेखर से रिलेटेड, जो कि 1927 से लेकर के 2007 तक उनका जीवन काल था। प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो है ट्रिब्यूट पे किया चंद्रशेखर को उनके बर्थ एनिवर्सरी में, जो कि उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था 1927। अर्ली लाइफ और एजुकेशन देखा जाए तो 17 अप्रैल 1927 को जो है इनका जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बलिया में। एजुकेशन इनका था, इन्होंने मास्टर डिग्री जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1991 में जो है मतलब मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस जो है इन्होंने प्राप्त किया। अर्ली इन्फ्लुएंस इसको देखा जाए तो इस सोशलिस्ट मूवमेंट जो है एज ए स्टूडेंट में ही ज्वाइन कर लिए थे सोशलिस्ट मूवमेंट को, किसके अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव के अंतर्गत, और इन्फ्लुएंस हुआ उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ये। पॉलिटिकल जर्नी और आइडियोलॉजी इनका देखा जाए तो इनका जो रूट है एक्चुअल में वो सोशलॉजिकल रूट है। उन्होंने जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जो है अपना जो है करियर की शुरुआत की, उसमें सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश जो है 1962 में इलेक्शन जो है राज्यसभा से पहले जो ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे। फिर जो है यंग तुर्क जो है इन्होंने जो है द यंग तुर्क ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1964 से लेकर 65 से, तो मतलब इन्हें कांग्रेस में भी बाद में उन्होंने ज्वाइन किया। उनको जो है यंग तुर्क जो है इनको फेमसली जो है बोला जाता था विथ हिच, क्योंकि उनके पास इंटीग्रिटी मतलब सत्यता, व्यूज़, ऑपोजिशन टू द मोनोपोली पावर, ये सब चीज़ों को लेकर के जो है ये हमेशा जो है मुखर हुआ करते थे। पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है बैंक नेशनलाइजेशन की बात भी की और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सन, मतलब जो है प्राइवेट जो बॉडीज हुआ करती थी प्राइवेट चीज़ों को प्रमोट करने का, उसके भी अगेंस्ट में थे इन्होंने। जर्नलिज्म जो है उन्होंने 1969 में उन्होंने जो है उन्होंने एक फाउंड किया और एडिट किया एक वीकली पब्लिकेशन था यंग इंडिया, तो इसको एक तरीके से ये प्रकाशित करते थे। इमरजेंसी के समय में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, तो ये अरेस्ट किए गए थे, मतलब रूलिंग पार्टी के ये मेंबर थे। 1964 में ही इन्होंने जो है कांग्रेस की पार्टी के मेंबरशिप ले लिया था, लेकिन रूलिंग पार्टी के मेंबर होने के बाद भी इन्होंने जो है अगेंस्ट द इमरजेंसी जो है इन्होंने मतलब विरोध किया था। तो इनको जेल हुआ था अंडर द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, जो कि इमरजेंसी प्रोविजन 1975-77 के बीच में जो है लागू किया गया था। ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो अपोजिशन हुआ करता था उसके ऊपर लगा करके उनको जेल के अंदर भर दिया जाता था। लिटरेरी वर्क अगर देखा जाए तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक मतलब जर्नल लिखा था मेरी जेल डायरी। यहाँ पे इन्होंने डायनेमिक ऑफ द सोशल चेंज भी एक बुक लिखी थी। सोशल वर्क और ग्रासरूट कनेक्शन अगर देखा जाए तो भारत यात्रा 1983 में जो है इन्होंने 4260 किलोमीटर का जो है थ्रू द पैदल मतलब पद यात्रा के रूप में जो है कन्याकुमारी से राजघाट तक जो है, जो कि दिल्ली में स्थित है, महात्मा गांधी की जो है समाधि स्थल है, कन्याकुमारी से राजघाट तक जो है इन्होंने पद यात्रा की, जिसको जो है रूरल इंडिया को जो है कनेक्ट करने के लिए और ग्रास रूट को जो चैलेंजों को समझने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया था। इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया था इनके द्वारा, जो है 15 भारत यात्रा सेंटर, जो कि नेशनल वाइड जो है ट्रेन करेगा जो सोशल और पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको। टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर इनका देखा जाए तो 10 नवंबर 1990 से लेकर के 21 जून 1991 तक ये देश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो रिजिग्नेशन क्यों दिया कि मार्च 1991 में जब कांग्रेस ने जो है इनका सपोर्ट हटा लिया इनके ऊपर से, कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार बना था, हटा लेने के बाद जो है इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। नेक्स्ट है जगत गुरु बासवेश्वरा से रिलेटेड, तो फिर से पीएम मोदी ने है होमेज पेड किया है जगत गुरु बासवेश्वरा को ऑन द ओकेशन ऑफ बासवा जयंती 20 अप्रैल 2026 को सेलिब्रेट किया गया था। ये जो है जो बासवा जयंती जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये 12वीं सेंचुरी के एक फिलोसोफर थे बासव, उनको जो है एक तरीके से फिलोसोफर थे, पोएट थे, स्टेट्समैन थे। 1131 AD जो है बागवेली कर्नाटका में ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने, बासवेश्वरा ने। इन्होंने जो है लिंगायत कम्युनिटी जो है एक तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था, लिंगायत ट्रेडिशन को इनके द्वारा, जो कि एम्फेसाइज करता है डायरेक्ट और पर्सनल कनेक्शन जो है डिवाइन थॉट के थ्रू। इष्टलिंग मतलब ये एक तरीके से शैव जो कम्युनिटी है, शैव जो कल्ट है, उसकी तरफ जो है इनका झुकाव होता है। इष्टलिंगा की तरफ जो है इनका डिवाइन से कनेक्टेड होने के लिए जो है इस धर्म की लिंगायत कम्युनिटी की जो है इस्टेब्लिशमेंट इनके द्वारा किया गया था। अगर आइडेंटिटी देखा जाए तो लिंगायत जो है ऑफन हमेशा जो है क्लासीफाई किया जाता है हिंदू सबकास्ट, जिसको हम बोलते हैं वीर शैव लिंगायत, कंसिडर जैसे शैव कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, कल्ट के अंतर्गत आते हैं। बासवास टीचिंग जो है वो ट्रांसजेंड ट्रेडिशनल सोशल डिवीजन की बात करता है, मतलब जो है जो सोशल डिवीजन है उसको एक तरीके से ख़त्म की जाए, उनके अंतर्गत ये जो थॉट प्रोसेस था, उनकी जो टीचिंग थी। साथ साथ जो है ही सर्व एज मिनिस्टर अंडर द किंग बिजाला दो जो है कल्चुरी डायनेस्टिक के थे, उनके अंतर्गत जो है मिनिस्टर के पद पर भी इन्होंने जो है सोशल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये इक्वलिटी की बात करते हैं। इनके द्वारा जो है ये मतलब ये भक्ति मूवमेंट में भी इंक्लूडेड हैं, और इन्होंने एक बात की थी कि सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी और जो है कास्ट जो सिस्टम है, कास्ट बेस्ड जो हायरार्की है, ऊंच नीच है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको टोटल रिजेक्ट करने की इन्होंने बात की थी।
अनुभव मंडप जो है इन्होंने इस्टेब्लिश किया गया था। एक पॉनेरिया जो है फोरम है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्ल्ड्स फर्स्ट पार्लियामेंट, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ओपन डायलॉग से रिलेटेड। ओपन डायलॉग किस सब्जेक्ट पे होगा? तो स्पिरिचुअल, रिलीजियस, सोशल इशू, ये सब चीज़ों पे जो है डिस्कशन होगा। इसमें जो है सभी मतलब जो है कम्युनिटी के लोग, बैकग्राउंड के लोग, जेंडर के लोग जो है इसमें इंक्लूडेड होंगे इस प्लेटफॉर्म पर। लिटरेरी वर्क अगर देखा जाए तो इनका जो है पोइट्री, खास करके जो है वचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके अंतर्गत जो है इन्होंने जो है सोशल अवेयरनेस और सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ को जो है इसमें दर्शाया है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल ट्रूथ है उसको बहुत सिंपल वे में लोगों को समझाया है और डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए जो है इससे रिलेटेड अवेयरनेस भी जागरूक किया है। बिलीफ अगर इसको देखा जाए तो कायक जो है एक प्रिंसिपल है, वर्क एज ए वर्कशिप, मतलब जो है कार्य ही आपकी जो है एक तरीके से पूजा है, मंदिर है। तो इसे जो इस प्रिंसिपल के आधार पे जो है इन्होंने जो है मैनुअल लेबर को विथ डिग्निटी जो है इस होना चाहिए, मतलब सम्मान के साथ होना चाहिए, इसको एम्फेसाइज किया। फिर दसों जो है ये कंसेप्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड सेल्फलेस सर्विस। जो वेल्थ है वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, इनइक्वलिटी जो है रिड्यूस हो, और साथ साथ जो है सर्विस जो है आपका वो सेल्फलेस हो। दसों के रूप में जो है इन्होंने इस बिलीफ को भी प्रमोट किया। नेक्स्ट है हमारा आदि शंकराचार्य के रूप में। फिर यहाँ पे पीएम ने ट्रिब्यूट पेश किया आदि शंकराचार्य को उनकी बर्थ जयंती पे। आदि शंकराचार्य को देखा जाए तो 788 से लेकर के 820 जो है कृष्ण ईरा के बीच में इन्होंने, मतलब जो इनका जो है जीवन काल था। इन्होंने जो एक तरीके से ये फिलोसोफर भी थे, थियोलॉजियन भी थे, और संत जो है एज ए बॉर्न काल्डी जो है केरला में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने जो अपनी फिलोसॉफी जो है हिंदू फिलोसॉफी के अंतर्गत जो है अद्वैत वेदांत को जो है प्रमोट किया, जिसके अंतर्गत जो है नॉन ड्यूअलिज्म जो है डॉक्ट्रिन जो है वो निकल के आया है। इसके अंतर्गत जो है इन्होंने असर्टेन किया, ये बोला कि आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल और ब्रह्मा यूनिवर्सल कंसियसन, ये जो है आइडेंटिकल हैं, सेपरेट एंटिटीज़ नहीं है। हमारी आत्मा और भगवान, मतलब इन्होंने आत्मा में ही भगवान को माना। ब्रह्मांड और आत्मा ये दोनों जो है सेपरेट नहीं है, ये एक ही हैं। इसी को हम बोलते हैं अद्वैत, मतलब दो नहीं, नॉन ड्यूअलिज्म की बात की। नॉन ड्यूअलिज्म मतलब दो, जैसे कि ड्यूअलिज्म का मतलब एक आत्मा को अलग मानता है, एक ब्रह्म को अलग मानता है, और दोनों का जब मिलन होता है तब हमको जो है क्या मिलता है? मोक्ष मिलता है। तो इन्होंने क्या है कि अपने आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए, मतलब इन्होंने ये बोला कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, बस हमको जो है अपने आत्मा को जो है प्यूरिफाई करना है, हमको माया से दूर जाना है। तो ये जो है नॉन ड्यूअलिज्म जो है अद्वैत को ही इन्होंने प्रमोट किया इसके रूप में। माया का जो कंसेप्ट है शंकराचार्य के द्वारा जो है उन्होंने ये अपनी शिक्षा में ये बोला कि जो है द अपरेंट रियलिटी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इज माया। जो फिजिकल वर्ल्ड में हमको जो दिख रहा है वो एक इल्यूजन है, वो मिथ्या है, वो माया है, और इस माया से हमको निकलना है। तो पाथ ऑफ लिबरेशन क्या है कि इन्होंने क्या बोला कि ही एम्फसाइज दैट द इल्यूजन डिजॉल्व ओनली अपॉन अटेंडिंग ज्ञान, मतलब जो है ट्रू नॉलेज हमको अगर मिल जाए तब हम इस माया से जो है दूर जा सकते हैं। और इसके बाद जब हम अब ज्ञान के थ्रू जब माया से दूर जाएंगे तो हम जो है वननेस में एग्जिस्टेंस करेंगे, फिर हमारा जो है आत्मा और ब्रह्मा जो एक है हम उससे मिल लेंगे, हमारा आत्मा जो है प्यूरिफाई हो जाएगा अगर हमको ज्ञान मिल जाएगा तो। फिर क्या है कि प्रस्थनेत्री कमेंट्री अगर इनके द्वारा जो किया गया तो ही ऑथर्ड ऑथोरिटेरियन भाष्य कमेंट्री जो है उनके द्वारा जो है 3 फाउंडेशन पिलर, जिसके अंतर्गत जो है वेदांत में एक ब्रह्म सूत्र है, दूसरा भगवत गीता है, और जो है 12 मेजर उपनिषद है। तो इसके ऊपर जो है इन्होंने जो कमेंट्री दी है उसको हम बोलते हैं प्रस्थनेत्री। फिर डिवोशनल हिम्स इनके द्वारा जो कंपोज किया गया था उन्होंने 72 हिम्स जो है कंपोज किया, इंक्लूडिंग जो है उसमें सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी और निर्वाण सतकाम। ये जो है इनके द्वारा जो है हिम्स जो है लगभग 72 हिम्स जो है वो कंपोज किया गया शंकराचार्य के द्वारा। फिर सन्मत सिस्टम जो है इनके द्वारा जो है प्रोनाउंस किया गया है। इसके अंतर्गत जो है 6 जो प्राइमरी डाइटिस, मतलब जो है 6 मुख्य जो है हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनको जो है एक तरीके से यूनिफाइड वर्शिप के लिए इन्होंने प्रमोट किया। इसके अंतर्गत शंकर भगवान शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश, मुरुगा और सूर्य 6 भगवान जो है उनको ये बोला गया कि इनको पूजा करने से यूनिफाइड रूप से भी, और चाहे सिंगल फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क जो इनके द्वारा जो प्रोनाउंस किया गया, तो अगर इनको जो है हम जो है अगर ये ऐसे भगवान हैं इनका मतलब जो है वर्शिप करने से जो है हमको जो है लिबरेशन का जो पाथ है, हमको ब्रह्मा से जो मिलने का पाथ है वो इनके थ्रू जाएगा, ये वैलिड पाथ है। साथ साथ जो है इन जो 6 भगवान को उन्होंने, जैसे हमारे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं की बात की जाती है, उसका अलग अलग जो है प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, 33 कोटि को कोई लोग अलग समझते हैं, लेकिन जो है डिफरेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो भगवान हैं उनको एक तरीके से इनको उन्होंने अपने इस फिलोसॉफी सन्मता सिस्टम के अंतर्गत जो है 6 प्राइमरी डाइटी के रूप में कंडेंस किया। और उन्होंने ये बोला कि इन कंडेंसेशन की वजह से जो है अगर हम इनको पूजा करते हैं तो वैलिड पाथ हमको मिलता है ब्रह्मा को रियलाइज करने का। और साथ साथ जो है जो सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट हुआ करता था हिंदू धर्म में, मतलब कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शक्ति है, अलग अलग डायरेक्शन में जो है जा रहे थे लोग, तो उसको जो है उन्होंने एक तरीके से कर्टेल किया, रिड्यूस किया, और हिंदू ट्रेडिशन को जो है एक तरीके से हार्मोनाइज किया, नॉर्मलाइज किया।
नेक्स्ट टॉपिक है विश्व सूत्र से रिलेटेड। कंटेस्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो है फर्स्ट टाइम विश्व सूत्र कलेक्शन जो है इसके 61st जो फेमिना मिस इंडिया जो है ग्रैंड फिनाले हुआ भुवनेश्वर में अप्रैल 18 2026 को, उसमें ये विश्व सूत्र जो है ऑर्गेनाइज किया। ये एक इनिशिएटिव है जिसको जो है पार्टनरशिप करके जो है इनिशिएट किया गया है ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम के साथ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये दो इंस्टीट्यूशन मिलकर के पार्टनरशिप के रूप में विश्व सूत्र को ऑर्गेनाइज किए भुवनेश्वर में। इसके अंतर्गत जो है 30 स्टेट जो है हमारे, उनका जो है एक स्पेसिफिक इंडियन वेब्स के रूप में जो है उनका जो प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है विथ डिज़ाइन एस्थेटिक और कल्चरल सिलआउट्स ऑफ 30 डिफरेंट नेशन। 30 अलग देशों के जो मतलब जो है वेब्स वगैरह जो हैं, उनके कल्चर्स वगैरह जो हैं, हैंडलूम्स वगैरह जो हैं, उनको इंडिया के जो 30 स्टेट्स के साथ टाई अप करके जो है इंटीग्रेट करना है। इसमें होगा क्या कि ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन विद द ग्लोबल फैशन ट्रेंड। तो ग्लोबल जो फैशन ट्रेंड चल रहा है उसके साथ साथ जो है हमारे इंडिया का जो ट्रेडिशन क्राफ्ट्समैन है किसी स्टेट का, पर्टिकुलरली जो 30 स्टेट्स हैं हमारे, वो टाई अप करके जो है ये विश्व सूत्र के माध्यम से जो है उस चीज़ को रिलीज करेंगे। की फीचर इसमें यह है कि 30-30 फ्रेमवर्क इसमें स्टार्ट किया गया है। मतलब 30 स्टेट्स जो है हमारे, वो जो विनर्स होंगे वो शोकेस करेंगे अपना जो यूनिक वेविंग जो है उनका जो क्षेत्र के हिसाब से उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, री इमेजिन करेंगे। जो इंटरनेशनल डिज़ाइन जो है उसको इसके साथ सेंसिबिलिटीज़ जो है उसके साथ अटैच करेंगे। जैसे कि उदाहरण के दिया जाए तो उड़ीसा कांत जो है वो ग्रीक्स के फॉर्म्स से कनेक्ट किया गया है। बनारसी जो है इंडिया का जो है यूपी का जो है वो यूएई से इंस्पायर्ड स्टाइल को जो है उसमें अपने में ब्लेंड किया है। जैसे यहाँ पे जो है इसका जो मैप दिया हुआ है विश्व सूत्र का जो वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड, तो विश्व का कोई अगर ट्रेडिशन है और इंडिया का कोई ट्रेडिशन है तो यहाँ पर इसको जो है टाई अप करके ब्लेंड किया गया है। जैसे कि इकात उड़ीसा का है, यहाँ पर ब्लेंड किया गया है। उसी तरीके से जो है कुनबी वेब जो है यह हाईलाइट किया गया कि साध्वी सतीश सेल जो है उन्होंने जो है पहना क्या है कुनबी वेब्स। ये एक ट्रेडिशन गोवा फैब्रिक है जो सिंपलाइज करता है कि फैमिली को और सीड्स को, और फिर इसको जो है रीडिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए ये गोवा का जो है इसको रीडिज़ाइन किया गया है सेंट्रल यूरोपियन स्कर्ट सिलहट्स के रूप में। ये इस टाइप को जो 30-30 फ्रेमवर्क क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था 5F, जो हम ये बोल सकते हैं कि फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। मतलब फार्म से हमारा जो है कॉटन वगैरह निकलता है, फाइबर के रूप में कन्वर्ट होता है, फैक्ट्री में फिर वो प्रोडक्शन होता है, फैशन के रूप में जो है इसको फाइनल स्टेज दिया जाता है, और इस फैशन को जो है फॉरेन के फैशन के साथ कोलैबोरेट करके जो है रीलॉन्च किया गया है इसको। ये वोकल फॉर द लोकल टू द ग्लोबल का एक पैमाना है। जैसे कि अभी एक स्लोगन चल रहा था कि लोकल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हम उसके लिए वोकल हैं, उसको यूज करें, लेकिन यहाँ पर वोकल फॉर लोकल से एडवांस होकर के ग्लोबल की बात की गई। इसमें ये एम रखा गया है कि जो कॉटेज लेवल की जो इंडस्ट्री है उसको इंटरनेशनली कम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरनेशनली कम्पिटिटिव जो फैशन मार्केट है उसके साथ इसको ब्लेंड करना है। सॉफ्ट पावर भी जो है इंडिया का जो है इसके थ्रू प्रमोट होगा। इसमें टेक्सटाइल जो है क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी के रूप में हमको जो है एक तरीके से हेल्प करेगा और इंडिया की जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ है उसको एक तरीके से पोजीशन करेगा पूरे वर्ल्ड स्टेज पे एक तरीके से स्टोरी टेलिंग के रूप में। नेक्स्ट है वर्ली कांधार एक्सकेवेशन से रिलेटेड। कंटेक्स्ट क्या है कि जो अभी एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है वर्ली कांधार में, कहाँ पे है ये? पौनी तहसील भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। इसको किया जा रहा है प्रभास साहू, डॉक्टर प्रभास साहू के अंडर के गाइडेंस में। तो ये जो है क्रूशियल इंसाइट इसके द्वारा मिला है मेगालिथिक फ्यूनरल से रिलेटेड और जो प्रैक्टिस वगैरह होती थी उससे संबंधित। ये जो है हमारा जो है पौनी तहसील भंडारा डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में आता है। इस पूरे जो है एक्सकेवेशन वर्क को हम डिस्कशन करेंगे, इसके की पॉइंट्स वगैरह को। पहले इस एक्सकेवेशन वर्क में की फाइंडिंग्स क्या निकल करके आए, तो फाइंडिंग्स में हमको 69 मेगालिथिक बुरियल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये मेगालिथिक क्या है? ये बहुत बड़े पहाड़ का एक तरीके से जो है एक तरीके का अरेंजमेंट है। बहुत बड़ा पहाड़ ऊंचाई पे अगर हो तो हम इसको बोलते हैं मेगा का मतलब बहुत बड़ा कोई बड़ा चीज़, और लिथिक का मतलब हुआ पहाड़ से एसोसिएटेड। तो इस सबको हम डिस्कशन करेंगे। पहले इस फाइंडिंग हमको क्या क्या हुआ है इसके एक्सकेवेशन वर्क में, इस खुदाई में। इसके अंतर्गत जो है सिलेक्टेड बुरियल्स अंडर डिटेल एक्सकेवेशन हमको मिला है। ये जो है साइट एक्सकेवेशन किया गया है, इसके अंतर्गत जो है यूनिक कंपोजिशन ऑफ मेगालिथिक स्ट्रक्चर हमको मिला है, जिसके अंतर्गत दो स्टोन सर्कल विथ मेनहरिस जो है वर्ड है, इसको ही हम समझेंगे कि क्या है, मतलब किस तरीके से जो है पुराने ज़माने के लोग जो है पुरातत्ववेत्ता वगैरह जो है मेनहरिस को डिफाइन करते हैं, जो कि डिस्टिंग्यूश करता है नियर बाई साइट्स जैसे कि पिंपलगांव, निपानी और तिरोता खिरी जैसे प्रिडोमिनेटली फीचर जो है डोलमेंट बुरियल्स के अंतर्गत में। ये इसके चलते जो है वर्ली कांधार जो है वो डिस्टिंक्ट एरिया, डिस्टिंक्ट रीजन के रूप में हमको आइडेंटिफाई हो रहा है। हमने ये जो डिस्कशन किया इसका ये मतलब हुआ कुल मिलाकर के कि जो वर्ली कांधार एक्सकेवेशन हो रहा है उसमें 69 मेगालिथिक बुरियल्स हमको जो है प्राप्त हुए हैं। ये 69 मेगालिथिक बुरियल्स के अंतर्गत जो है बहुत सारे मेनहरिस भी जो है मिले हैं। और ये जो है जो इसके पहले जो एक्सकेवेशन आसपास के क्षेत्रों में हो रहा था जैसे पीपलगांव, निपानी और तिरोता खेरी के अंतर्गत, तो उससे जो है डिफरेंट हमको यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई हो रहा है।
जो प्रीवियसली जो अनरिपोर्टेड पॉटरी हमको अरेंजमेंट जो मिला था वो वन बुरियल्स के अंतर्गत जो है वहाँ 50 पॉट्स ऐसे मिले थे जो सिस्टमेटिकली जो है प्लेस किए गए थे। लार्ज बाउल्स थे और उसके अंतर्गत जो है इन्वर्टेड बॉल्स थे, मतलब एक बॉल्स है उसके ऊपर इन्वर्टेड जो है उसको ढक करके एक बॉल रखा गया है। लेड ओवर द लेयर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल अबव द नेचुरल लेटरेटिक बेस। ये जो है प्रीवियस हमको एक्सकेवेशन के अंतर्गत मिला था। अब जो रिकवर्ड आर्टिफैक्ट्स इसके अंतर्गत जो है एक्सकेवेशन के अंतर्गत मिला है, जो मतलब जो है कुछ गहने वगैरह जेवर वगैरह अगर वहाँ के उसी ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो कॉपर ऑब्जेक्ट मिला है जो कि नेकलेस के रूप में यूज होता था। आयरन इम्प्लीमेंट्स वगैरह जो मिले हैं जैसे कि उसमें एक्स, चीजल्स, लेडल्स, एरोहेड्स, मतलब युद्ध वगैरह के लिए, वार के लिए, जानवर के शिकार के लिए ये सब आयरन इम्प्लीमेंट्स यूज होते थे, वो हमको खुदाई में मिले हैं। फिर सेमी प्रीसियस स्टोन बीड्स मिले हैं जिसमें कि जो ईस्ट कार्नेलियन बीड्स हमको मिला है। गोल्ड की ईयर रिंग मिली है, तो ये खुदाई के दौरान हमको मिले हैं। अब इस खुदाई में हमारा क्या है कि मेगालिथी आया, मेनरिस आया। तो मेनरिस जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो मेनरिस क्या है कि जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिया हुआ है, ये वाला जो फिगर है, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो मेनरिस क्या है, एक लार्ज अपराइट ह्यूमन मेड स्टोन है। ये अपराइट का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे ये इस टाइप का, तो ह्यूमन मेड स्टोन है जो कि टेपर्ड एट द टॉप, ऊपर में जो है टेपर होता है, ऊपर में टेपर होता है, और या तो अकेले हो मतलब सिंगल मतलब जो है स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा हो, या तो जो है ग्रुप ऑफ दी मतलब जो है मिनरल्स जिसको मेगालिथिक कॉम्प्लेक्स का मेजर पार्ट हो। ये जो मिनरल्स जो वर्ड रखा गया है इसको ब्रिटोनिक वर्ड में देखा जाए तो लॉन्ग स्टोन जो है इसका डेफिनेशन हुआ। ये जो है मिनरल्स, अब ये क्या चीज़ है, तो ये जो है जैसे बुरियल वगैरह जो होते थे तो उससे ये एसोसिएटेड है। बुरियल्स का मतलब जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसका जो है अगर बॉडी को अगर मतलब ज़मीन के अंदर जो है दफनाने वाली प्रक्रिया को बुरियल्स बोलते थे, तो उससे उसके डिमार्केशन के लिए, उसकी मार्किंग के लिए जो है ये मिनरल्स बनाए जाते थे। ये एक तरीके का सेरेमोनियल प्रैक्टिस होता है जिसमें जो है सम एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट भी इससे एसोसिएटेड है। फिर मेगालिथिक कंटेक्स्ट को देखा जाए इससे संबंधित तो मुदुमल मेगालिथिक मेनरिस जो है तेलंगाना में स्थित है। 3500 से 4000 पुराना ये जो है मुदुमल मेगालिथिक मेनरिस है। इसको यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में रखा हुआ है। टेंटेटिव का मतलब जो है जैसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट होती है उस लिस्ट में इंक्लूड होने से पहले या उसमें फाइनलाइज होने से पहले जो है कोई लिस्ट अगर जो है इंडिया की ओर से चाहे किसी देश की ओर से नॉमिनेट होती है और यूनेस्को इसको एक्सेप्ट करता है तो वो टेंटेटिव लिस्ट में रहती है। फाइनलाइजेशन से पहले जो है टेंटेटिव लिस्ट में रहती है। तो यही जो है मुदुमल मेगालिथिक मेनरिस जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में है और कंसीडर किया जा सकता है कि पॉसिबली जो है वहाँ पे मेगालिथिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विद सोलर अलाइनमेंट जो है वहाँ पे है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्रैंड मेनरिस प्राइस ब्रिटनी फ्रांस में जो है वो 20.6 मीटर जो है लंबा है और सबसे लार्जेस्ट मेनरिस के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। तो ये मेनरिस क्या हुआ, मेगालिथिक का जो है एक तरीके से जो है मेनरिस जो है छोटा छोटा पार्ट है और फिर बड़े बड़े पार्ट में भी जो है मेनरिस हो सकता है, मेगालिथिक से एसोसिएट हो सकता है। इस एक्सकेवेशन का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये साइट जो है वो प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग एविडेंस रीजनल वेरिएशन एक्सकेवेशन मतलब जो है बुरियल से रिलेटेड। रीजनल वेरिएशन जो है मेगालिथिक की ट्रेडिशन से संबंधित। इसमें जो है स्टोन सर्कल मेनरिस जो है वो कॉम्बिनेशन के रूप में हमको दिख सकता है। रेयर के रूप में, रेयर मतलब जो है रेयर स्टोन सर्कल मेनरिस हमको कॉम्बिनेशन के रूप में यहाँ पे दिख। ये हमको जो एक्सकेवेशन वर्क है ये इन्हेंस करता है हमारी समझदारी को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हमारी नॉलेज को कि एंशिएंट बुरियल सिस्टम किस तरीके से कार्य करता था, मटेरियल कल्चर के रूप में वहाँ पर क्या यूज होता था और रिचुअल प्रैक्टिस वगैरह जो है सेंट्रल इंडिया में क्या क्या होते थे। आयरन एज का जो है मेगालिथिक कल्चर 1200 BC से 300 BC तक था। इसको अगर समझा जाए तो ये जो आयरन एज मेगालिथिक कल्चर है वो रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंटली जो है इंडिया के आर्कोलॉजिकल फेस किस तरीके से था। ये आयरन फेस मेगालिथिक जो था ये आयरन टेक्नोलॉजी का यूज करता था और डिस्टिंक्ट बुरियल प्रैक्टिस वहाँ पे इन्वॉल्व होती थी, जैसे कि लार्ज स्टोन को जो है जैसे किसी बुरियल साइट पे लार्ज स्टोन का जो है गैदरिंग कर जो है इसको स्टेब्लिश किया जाता था ऐसे कर। ये जो है पूरे अक्रॉस द पेनिनसुलर इंडिया में ऐसा पाया जाता है, खास करके जो डेक्कन प्लेट्यू है, साउथ इंडिया जो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, विदर्भ के क्षेत्र में और ईस्टर्न इंडिया में, उड़ीसा में जो है ये एसोसिएटेड था। तो टाइप्स ऑफ मेगालिथिक बुरियल्स अगर देखा जाए कि किस किस टाइप के होते हैं तो एक है सेपुल्चरल बुरियल्स मॉन्यूमेंट्स। इसको अगर देखा जाए तो ये स्टोन सर्कल होता है, सर्कल के रूप में जो है स्टोन को जो है अरेंज किया जाता है। डोलमेंस टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है और सिस्ट स्टोन लाइंड ग्रेव होता है, स्टोन लाइन ग्रेव सर्कल के रूप में और डोलमेंस के रूप में। मेनरिस जो कि अपराइट स्टोन होता है और केंस सर्कल जो है हिप्स ऑफ द स्टोन, मतलब अलग अलग शेप में, एक सर्कल शेप में रहेगा, डोलमेंस के टेबल टाइप के शेप में रहेगा, स्टोन के ग्रेव्स के रूप में ऐसे ऐसे अरेंज कर लिया जाएगा, चाहे मेनरिस अपराइट इस टाइप से रहेगा और या हिप बना करके जो है ऐसे रखा जाएगा। तो अलग अलग शेप में जो है बुरियल्स के रूप में जो है मेगालिथिक को अरेंज किया जाता है, इसको हम सेपुल्चरल मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। फिर जो है नॉन शेप कुछ अगर होता है, नॉन सेपुल्चरल मेमोरियल बोलते हैं, जिसका कोई शेप नहीं है और विदाउट बॉडी वो रहती है अगर, तो हम उसको बोलते हैं सिनोटैप्स। ये सिंबॉलिक करता है बुरियल्स विदाउट द बॉडी। तो ये एक तरीके से बुरियल्स है लेकिन इसके अंदर बॉडी जो है वो अरेंज नहीं है। तो एक जो है एक तो बॉडी के साथ होता है, एक विदाउट बॉडी होता है। तो जो बॉडी के साथ होता है हम उसको बोलते हैं सेपुल्चरल
चाहे बुरियल माउंटेन मॉन्यूमेंट्स, और एक नॉन सेपुल्चरल होता है जिसको हम मेमोरियल बोलते हैं। मेगालिथिक कल्चर को अगर देखा जाए तो इसके की फीचर्स हैं कि ये एक तो आयरन टेक्नोलॉजीज पे बेस है। एक्सटेंसिव आयरन टूल्स और वेपन्स का इसमें यूज किया गया, जैसे कि एक्सेस, स्पीयरहेड्स और एरोहेड्स। और ये जो है आयरन टेक्नोलॉजी के रूप में जो मेगालिथिक कल्चर यूज हो रहा था, ये एक तरीके से ट्रांजिशन फेस है। क्या है कि ब्रॉन्ज एज से लेकर के अगर आयरन एज में हम शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको जो है मेगालिथिक कल्चर जो है कनेक्ट करता है। फिर इसमें जो है पॉटरी का कल्चर अगर देखा जाए तो ब्लैक एंड रेड वेयर BRW जो होता है, ये एक इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अंतर्गत जो बुरियल्स वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत जो है ये जो है ब्लैक एंड रेड वेयर्स को जो है ग्रेव गुड्स के साथ जो है मतलब और डाल दिया जाता है। फिर ये ग्रेव गुड्स क्या है, तो ये जो है वो वे ऑब्जेक्ट हैं जो कि डेड बॉडी के साथ जो है अटैच किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आयरन टूल्स, कॉपर ऑर्नामेंट्स, बीड्स, ये सब जो है डाल दिए जाते हैं। और किस किस टाइप से, मतलब आयरन टूल्स डाले जा रहे हैं और कॉपर टूल जा रहे हैं, हो सकता है कि गोल्ड का ईयरिंग भी डाल दिया जाए। तो ये डिफरेंट करता है कि किस व्यक्ति का वो बुरियल्स है। अगर स्टेटस का डिफ्रेंसिएशन और बिलीफ के आधार पे जो है इसको अरेंज किया जाता था, और ऑर्नामेंट मतलब उसी हिसाब से जो है ग्रेप्स गुड्स वगैरह उसमें डालते थे। फिर स्केलेटन रिमेन की बात की जाए तो ये जो है एक्सटेंडेड और चाहे सेकेंडरी बुरियल्स होते हैं, जो कि समटाइम्स एब्सेंट होते हैं ड्यू टू प्रिजर्वेशन इशू इसमें। तो स्केलेटन रिमेन्स भी जो होते हैं, और जो है उसका यही है कि प्रिजर्वेशन इशू के चलते जो है इसको एक्सटेंड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑन रिटर्न ऑफ द एंटीक्यूटीज। एंटीक्यूटीज क्या होता है, हमारे प्राचीन सभ्यता के हिसाब से कुछ प्राचीन जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी होती हैं जिसकी जो है वैल्यू केवल वो पुराना है, एंशियंट है, उसके चलते उसकी जो है उस चीज़ से वो अगर वैल्यू डिराइव कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंटीक्यूटीज। तो ऐसे एंटीक्यूटीज प्रोडक्ट्स वगैरह जो आज़ादी हमारे जो हम जब गुलाम थे अंग्रेज़ों के समय, चाहे मुगल के समय, चाहे उसके पहले भी, इंडिया से चोरी करके चाहे किसी भी माध्यम से जो है बाहर चला गया और फिर इंडिया में अगर आने के लिए उसकी कोशिश की जा रही है, लाने की कोशिश की जा रही है, तो उसकी संबंधित क्या लॉ है उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ एंटीक्यूटी, अगर इसको हम समझा जाए तो अंडर द एंटीक्यूटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 जो कि 1976 से इफेक्टिव है, वो एंटीक्यूटी को डिफाइन करता है। इसके अंतर्गत जो है दो डेफिनेशन है। एक तो जनरल ऑब्जेक्ट, इसके अंतर्गत जो 100 साल या उससे पुराना कोई ओल्ड हमारा जो है स्कल्पचर है, क्वाइन है, पेंटिंग है, इंस्क्रिप्शन है, आर्टिफैक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट और कल्चरल और साइंटिफिक वैल्यू किसी चीज़ का है, तो हम उसको बोलते हैं एंटीक्विटीज़। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स डॉक्यूमेंट जो कि 75 साल या उससे पुराना है, जैसे कि आइटम ऑफ लिटरेरी, हिस्टोरिकल और एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में एंटीक्विटी बोलते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है, लीगल फ्रेम क्या बोलता है, अगर कुछ ऐसी एंटीक्विटीज़ है और हमारे देश की है और दूसरे देश में चली गई, चाहे दूसरे देश की है हमारे देश में आ गई है, तो उसको यूनेस्को की 1970 कन्वेंशन के आधार पर जो है ये डिफाइन किया गया कि कल्चरल प्रॉपर्टी एंड एम्फेसाइज इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है ये होना चाहिए इलिसाइट ट्रेड को कर्ब करने के लिए, इलिसाइट ट्रेड को रोकने के लिए। ये यूनेस्को का 1970 कन्वेंशन वो ये बोलता है। फिर इसके द्वारा जो है ये बोला गया है कि अगर हमको कर्ब करना है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है सोर्स कंट्री टू प्रूव ओनरशिप। अगर किसी देश में चला गया है, इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूएसए में चला गया है, तो इंडिया को ये प्रूफ देना पड़ेगा कि इसकी ओनरशिप जो है, चाहे ओरिजिन जो है वो कहाँ से है, एट दियर ओन कॉस्ट, और ये उनका खुद के कॉस्ट हो। जब वो रिटर्न के लिए क्लेम करेंगे, जैसे यूएसए में हमारा कोई प्रोडक्ट है और इंडिया उसको लाना चाहता है, ये बोल करके ये एंटीक्विटी बिलोंग्स टू इंडिया, इंडिया से बिलोंग करता है, तो इंडिया को इसका प्रूफ देना पड़ेगा और अपने बिहाफ पे अपने खर्च। इंडिया के अंदर लीगल फ्रेमवर्क क्या है, तो प्री इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इसके प्री इंडिपेंडेंस के समय तो लिमिटेड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में ही इंडिया के बहुत सारे एंटीक्विटीज प्रोडक्ट वगैरह जो है बाहर चले। आज़ादी के बाद से जो है एंटीक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947 जो आया, उसको जो है रेगुलेट करने के लिए एंटीक्विटीज प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट जो है इससे रेगुलेट किया जाता है। फिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 आया, उसके अंतर्गत जो है इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है जो स्थिर, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है इसको किस तरीके से हम जो है प्रिजर्व कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उसको लेकर के ये कानून बना। फिर एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 आया, इसके अंतर्गत जो है कोई भी एंटीक्विटीज प्रोडक्ट जो है उसका एक्सपोर्ट का प्रोहिबिशन है, उसको हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। इन द सेंस जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, चाहे जो हमारा जो है एंटीक्विटीज का जो डेफिनेशन वाला जो ये एक्ट है, इसके अंतर्गत कोई एंटीक्विटीज प्रोडक्ट अगर डिफाइन कर दिया गया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको रेगुलेट कर। मैंडेट इसमें जो है लाइसेंसिंग की दी गई है डीलर को, अगर कोई डीलर एक्सपोर्ट करना चाहता है, इस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करके लाइसेंस लेना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेरिटेज अक्रॉस द यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। मतलब इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है कि यूनियन भी, स्टेट भी और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। अब कोई एंटीक्विटीज प्रोडक्ट बाहर में है तो उसको किस तरीके से, किस प्रोसीजर के माध्यम से जो है रिटर्न लिया जा सकता है। तो प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले जो है ये
कल्चरल डिप्लोमेसी और गुडविल पे डिपेंड करता था। कोई ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क नहीं हुआ करता था कि हम उस कानून के तहत जो है उसको लेकर के आ पाए। ये बस कल्चरली डिप्लोमेसी और गुडविल पे डिपेंड था। 1947 से लेकर के 76 के बीच में जो है बायलेटरल निगोसिएशन और डोमेस्टिक लॉ जो है इस पर डिपेंड रहा किया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत जो है वीक इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट हुआ करता था। बाद में जब यूनेस्को का जो कन्वेंशन आया उसको 1970 में, तो इंडिया ने उसको रेटिफाई किया 1977 में। अब इसके बाद पोस्ट 1976 जो है स्ट्रॉन्ग लीगल बेसिस इंडिया में भी मिल गया और मतलब यह इंटरनेशनली भी मिल गया। तो ये जो है अनऑथराइज्ड एक्सपोर्ट इज इलीगल, इंडिया के अंतर्गत जो है कानून बन गया, तो अनऑथराइज्ड एक्सपोर्ट जो है इलीगल हो गया। और मेकिंग रिकवरी इजियर थ्रू द लीगल क्लेम्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और यूनेस्को के जो है कन्वेंशन 1970 के अंतर्गत जो है एक तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी मिल गया, लीगल भी क्लेम भी किया जा सकता है, और इंडिया में भी जो है इसका इलीगली तरीके से एक्सपोर्ट करना भी एक तरीके से प्रोहिबिट हो गया, कर्व कर दिया गया। अब नोटेबल रिकवरी अगर देखा जाए एंटीक्विटीज़ का, तो ब्रॉन्ज अवलोकितेश्वर जो है सिरपुर छत्तीसगढ़ में जो है स्थित था, उसको जो है विथ इंस्क्रिप्शन ऑफ क्राफ्टमैन द्रोंडिया ये जो है रिकवर किया गया। फिर रेड सैंडस्टोन ऑफ बुद्धा जो है ये अभय मुद्रा में थे, एज ए गेस्चर ऑफ प्रोटेक्शन इसको रिलीज किया गया। फिर डांसिंग गणेशा जो है स्कल्पचर फ्रॉम द मध्य प्रदेश, ये सब चीज़ें जो है नोटेबल रिकवरी एंटीक्विटीज़ की हुई। अगर देखा जाए तो कुछ इसमें अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में रिसेंटली जो है 2024 में इंडिया और यूएसए के बीच में फर्स्ट एवर जो है कल्चरल प्रॉपर्टी अरेंजमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। इसके अंतर्गत जो है जो भी इलिसाइट ट्रैफिकिंग और ऑफ एंटीक्विटीज़ होगा उसको जो है प्रिवेंट किया जाएगा, कर्ब किया जाएगा। इंडिया टू द यूएसए, मतलब इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन हुआ है इलीगली जो है ट्रैफिकिंग और ऑफ द एंटीक्विटीज़ प्रोडक्ट को लेकर के। ये कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट जो है ये ऑन द बिहाफ ऑफ 1970 का यूनेस्को जो कन्वेंशन था उसके आधार पर जो है उसको अलाइन करके इसको साइन किया गया है। इसका मतलब यही है कि जो है प्रोहिबिट करेगा और प्रिवेंट करेगा इलीगल जो है इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी। ये दोनों देशों के बीच में एक तरीके से जो है स्टेट्स पार्टी जो है इन्वॉल्व है इसको लागू करने के लिए, और ये जो है कन्वेंशन 1970 का यूनेस्को का जो है उसको फॉलो करता है। तो ये हुआ एंटीक्विटीज़ क्या होता है, उसके रेगुलेशन से संबंधित इंडिया में क्या क्या कानून है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंस क्या क्या चीज़ें थी। इसके साथ ही जो है हमने जो है हिस्ट्री और आर्ट और कल्चर से रिलेटेड जो करंट अफेयर था अप्रैल मंथ का डिस्कशन यहाँ पे हमने कंप्लीट किया।